ये झंझट कैसा दिमाग लगाया है उसको समझ। ये जिसको लद्दाख है इसकी जनसंख्या अनुमानतः आज के दिन 3,02,000 के आसपास है। 3,02,000। गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र जहां से योगी जी आते हैं, मेरे घर के बगल में है, इसलिए मैंने उसका खोला। तो वहां मतदाता है 3,81,577। एक विधानसभा क्षेत्र के एक विधायक चुने गए 3,81,000। और संपूर्ण लद्दाख में कितने मतदाता बैठेंगे? करीब 2/3। किस हिसाब से? जो मैंने गूगल में सर्च किया, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारत की जनसंख्या अनुमानतः थी 144 करोड़, मतदाता थे 97 करोड़, यानी 2 और 1 का प्रोपोर्शन था। तो उस हिसाब से संपूर्ण लद्दाख में मतदाता 2 लाख के आसपास बैठेंगे। अब आपको राज्य का दर्जा चाहिए तो राज्य में विधानसभा बनेगी और विधान परिषद बनेगा। तो विधानसभा में 2 लाख मतदाता एक ही आदमी चुनेंगे ना। आप मान लीजिए एक लेह से विधायक चुनवा दिए और एक कारगिल से विधायक चुनवा दिए, तो 2 चुनवा देंगे। वो भी लाख लाख का अंदाज नहीं बैठेगा, 70-80 हजार बैठेगा। बचा खुचा 10-20 हजार का एक और चुनवा देंगे। 3 विधायक जो कि गैर कानूनी है। भाई अगर उत्तर प्रदेश में 4 लाख मतदाता पर, 4.25 लाख पर, 3 लाख प्लस मतदाता पर एक विधायक चुना जाता है, तो यहाँ कम पर क्यों? लेकिन चलिए कल्पना का घोड़ा दौड़ाने के 2 विधायक या 3 विधायक, तो उसमें पक्ष कौन होगा, प्रतिपक्ष कौन होगा, बहुमत किसका होगा, उसमें मुख्यमंत्री कौन होगा, विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा और मंत्री कौन होगा। यानी बेहूदगी की लिमिट। अब ये जो देखिए नक्शा जो देख रहे हैं, इसमें हल्ला क्या होता है? कश्मीर समस्या, कश्मीर समस्या, कश्मीर समस्या। समस्या कश्मीर नहीं है। श्रीनगर में महाराजा हरि सिंह की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और वहां अंग्रेज, इसलिए कश्मीर 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 शब्द उठा दिए। ये जो लद्दाख है और जो ये हरा वाला दिखा रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर नहीं, पाक अधिकृत जम्मू और लद्दाख का क्षेत्र। तो इस क्षेत्र के बिना पाकिस्तान का कोई मतलब है नहीं है भाई। पाकिस्तान मतलब पंजाब और सिंध, कुल इतने पंजाब पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947 को। बलूचिस्तान उसमें नहीं था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कतई शामिल होने को तैयार नहीं था, जबरदस्ती उसको ढकेल के उसमें मिलाया गया। तो इस पाकिस्तान का 2 कौड़ी का काम नहीं दे रहा था। किसके लिए? न तो स्टालिन के लिए, रूस वाले स्टालिन के लिए, और न एलाइड पावर्स के लिए। तो जो काम पाकिस्तान बनाकर नहीं हो पाया, जो काम 1947 से आज तक कश्मीर समस्या से नहीं हो पाया, इन लफंगों को, अभी मेरे गालियों का स्तर बढ़ता जाएगा। लफंगे कौन? रॉकफेलर फाउंडेशन, तो कौन सा वहां पर 2-3 फोर्ड फाउंडेशन, तो कोई सुरेश का फाउंडेशन, तो कोई मैक्सेसे वालों का ले दे के अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और CIA वालों ने क्या सोचा, ये इतना बड़ा लद्दाख क्षेत्र, 2 लाख मतदाता, ये संपूर्ण राज्य,
स्पेशल राज्य क्यों? ये हिमालय क्षेत्र है। तो 2 लाख मतदाता से हम तय करवा देंगे इस पूरे क्षेत्र को। क्या अब क्या पर आगे आगे हम आते हैं। चीन का खेल क्या है? अरे भाई, तिब्बत को जब 15 अगस्त 1947 को महाराजा हरि सिंह जिस प्रकार इस क्षेत्र के राजा थे, उसी प्रकार तिब्बत के भी राजा थे, तिब्बताधिपति थे। टैक्स आता था, टैक्स आके केंद्रीय कोषागार में जमा होता था। मानसरोवर मानसर तक से टैक्स आता था और आगे तक आता था। पोटाला लहसा में हमारा डाकतार विभाग था भारत का। ये सब नेहरू जी ने हैंड ओवर कर दिया किसको? चीन को। फिर भी काम नहीं बन रहा है। काम क्यों नहीं बन रहा है? एक आप लोगों ने सी पैक सुना होगा, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर। अब यहाँ हम बहुत भू राजनीति नहीं समझाएंगे मोटा मोटा, उस सब का सब इसी क्षेत्र से गुजर रहा है। ये क्षेत्र कौन है? भारत। तिब्बत क्या है? भारत। कहां से आना है सी पैक के सड़क को? सीक्योंग से। सीक्योंग यानी कासगर, कासगर यानी काशी, काशी मतलब टकला मकान डेजर्ट, और तारिम बेसिन क्या है? भारत। तो भारत का हिस्सा उठा के दे दिया चीन को, थोड़ा सा भारत बना दिया पाकिस्तान को। फिर भी काम नहीं बना। काम नहीं बना इस क्षेत्र के कारण। महाराजा हरि सिंह का न ब्रिटिशर कुछ कर पाए, न नेहरू कुछ कर पाए, न गांधी कुछ कर पाए, न शेख अब्दुल्ला जैसे डॉट 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 कुछ कर पाए। शेख अब्दुल्ला को खड़ा किया नेहरू एंड कंपनी ने, बहुत मामला, सब फेल हो गया। क्योंकि चाइना का जो सी पैक इधर से गुजर रहा है, वो सी पैक पर इसी लद्दाख क्षेत्र के, वो गलवान या कौन सा क्षेत्र है, शैलेंद्र भैया ही ने मुझे बताया, जहां पर कोई बहुत अद्भुत किस्म का बहुत विशाल काय भारवाहक विमान या हेलीकॉप्टर या क्या उतारने का, उतने ऊंचे हाई एल्टीट्यूड पर हम लोगों ने लैंडिंग, हम लोगों ने मतलब मैं नहीं, आप भी नहीं, केवल एक नरकेसरी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मेरे नरेंद्र का दम खमता सेना को, भारत के इंजीनियर्स को, भारत के वैज्ञानिकों को संपूर्ण सपोर्ट दिया। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ खड़ा, खड़ा कीजिए। और वही गलवान का कई साल पहले का बात है, वहां पर बन गया। और क्या क्या बना मैं पूरा बता नहीं पाती हूँ, भूल जाती। वो स्थान ऐसा है यानी लद्दाख, जहां से खाली पत्थर लुढ़का दो तो ये चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर की ऐसी तैसी, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर की ऐसी तैसी बलूचों ने कर डाला। तो अब ये क्या चाह रहे हैं, और खड़ा किसको किया? उस लफंगे, लफंगे से अधिक मैं नहीं कहना चाहती हूँ, यासीन मलिक, दूसरा यासीन मलिक। कौन? ये वांगचुक। कब से इस पर काम हो रहा है? वांगचुक नामक लफंगे को प्रसिद्ध करने के लिए आमिर खान 3 इडियट फिल्म, यानी ये जो बम्बैया फिल्म इंडस्ट्री है, इस पर जिन देशद्रोहियों का कब्जा है, वो इस प्रकार से नरेटिव बिल्टअप करते हैं, साईं बाबा, वांगचुक और राम जाने क्या क्या। तो इन लोगों ने सोचा कि अरे जेनजी, जेनजी का मतलब क्या हुआ? इनके अनुसार 97 से लेकर अभी तक जन्मे हुए बच्चे। नेपाल में इन सबों ने क्या किया? स्कूली बच्चे लड़के और लड़कियों को कहा स्कूल के ड्रेस में बस्ता सहित आ जाओ। इसका अर्थ क्या है? 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का नवयुवक और नवयुवती CIA और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंट
राहुल गांधी, तेजस्वी, वो ममता, और जो हो, जिसके और छुट भैया एजेंट दो दो कौड़ी के, वो रवीश कुमार और कौन कौन यादव, बहुत सारे नाम है, आप लोगों ने यूट्यूब में बहुत सुना होगा, सोशल। इनकी औकात नहीं है 25 साल से 40 साल के बीच के युवा को प्रभावित कर सके। तो क्या लाए नारा, जेन जी। और जेन जी में कौन, 18 साल के कम उम्र का स्कूल का टीनेजर, 10 साल का लड़का लड़की से 14 15 16 साल के लड़का लड़की को, यानी 8 क्लास 9 क्लास 10 साल के लड़का लड़की को सामने खड़ा किया और कहा ये प्रोटेस्ट कर रहे, यानी तुम जीरो हो गए हो। और लद्दाख के बारे में और ध्यान दीजिए, ये जो 3 लाख की आबादी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या किसकी है, मियाँ सब की। तो आप कहेंगे लद्दाख के बौद्ध लोगों में मियाँ कैसे आ गए, 370 370 के तहत लद्दाख के बौद्धों को मार के, कूट के, अत्याचार करके, रेप करके फोर्सेबल कन्वर्जन किया गया, भयंकर अत्याचारों के द्वारा। और अभी शैलेंद्र भैया ने बताया कारगिल मुसलमान है। 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय कारगिल वाला मामला याद कीजिए, युद्ध। और कारगिल युद्ध में हमारे देश की सेना ने कैसे कैसे बलिदान दिए हैं, कैसे कैसे आत्मोत्सर्ग किए हैं। क्यों, ये क्षेत्र मियाँ लोग का हो गया, अगर इस क्षेत्र में हिंदू होते, अगर इस क्षेत्र में बौद्ध होते तो ये काम न होता। तो लद्दाख का ये यासीन मलिक का उत्पात ये बताता है, पहला, कन्वर्जन इमीडिएट प्रभाव से बंद हो, पहला। दूसरा, जितना छल और बल से मतांतरण हुआ है वो पोस्ट डेटेड इफेक्ट से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इलीगल डिक्लेयर किया, और घर वापसी के लिए यानी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए तत्क्षण कानून बनाया जाए कि जिसको जिसको अपने मूल धर्म में वापस आना हो वो वापस आए। क्योंकि नियोगी कमीशन की जो रिपोर्ट है, पंकज जी बहुत बताते हैं, मैं उन्हीं के मुंह से ज्यादा सुनी हूं, मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, कि 99 नहीं 99.99999 शायद कोई एक अभागा होगा जो स्वेच्छा से मियाँ बना हो। तो ये सारा का सारा मतांतरण तत्काल प्रभाव से कैंसिल किया जाए, और इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, अब उसको इलाहाबाद क्यों कहते हो, प्रयागराज कहो, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पर पूरा एक फैसला आया हुआ है कि कन्वर्जन का मतलब क्या, स्वेच्छा से हम तय करते हैं कि हम कौन से मत में जाएंगे। यानी स्वेच्छा से तय करने का मतलब, मेरे सामने जो जिस धर्म में मैं हूं और जिस मत में मैं जा रही हूं, दोनों का संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण दर्शन, संपूर्ण इतिहास मेरे सामने हो, मैंने उसको तार्किक ढंग से पढ़ा और समझा हो, और तब मैंने तय किया हो ये इस कारण से मुझे नहीं चाहिए और ये इस कारण से मुझे चाहिए। और इस आधार पर क्या एक भी कन्वर्जन, मैं मतांतरण में नहीं कहती हूँ, पापांतरण, एक भी पापांतरण सही सिद्ध नहीं होगा। तो ये जो सोनम वांगचुक कौन है, यासीन मलिक है। यासीन मलिक, और इसके बारे में सुनिए, इसका पिता कांग्रेसी है, शेख अब्दुल्ला, और इसका बेटा फारूक अब्दुल्ला के सरकार में कांग्रेस की तरफ से कांग्रेसी विधायक के रूप में मंत्री था। और उस समय ये जो वांगचुक है, बेटा जो सोनम यासीन मलिक है, इसको भी कई कई चीज में कमेटी फमेटी में हाई पावर में रखा गया।
तब तुमने नहीं कहा 370 हटा दो, तब तुमने नहीं कहा कि हमको स्टेटहुड चाहिए, तब तुमने नहीं कहा कि लद्दाखियों पर ये मियाँ सब बहुत बलात् पापांतरण कर रहे हैं और अत्याचार कर रहे हैं, तुमने ये नहीं कहा। तुम अचानक क्यों शुरू हो गए? जब अचानक बहुत कुछ गड़बड़ा गया, ये सीपैक गड़बड़ा गया, अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप आया, जो डी डॉलराइजेशन है, जो डीप स्टेट का झगड़ा है, दुनिया भर का आए बाएं साए है, सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद गड़बड़ा गया। तो ये मूर्ख क्या सोच रहे हैं, हम 2 लाख मतदाता वाले क्षेत्र को, जिसमें मोर देन 50%, मैंने तो सुना, अभी खोज नहीं पाई हूँ, 60% मुसलमान है, यानी 1 लाख मुसलमान हम मांग करेंगे और मांग में कोई सेंसिबल आदमी सामने नहीं आएगा, तो हम टीनेज बच्चों को सामने करेंगे, और टीनेज बच्चों से कुछ होना नहीं है, तो पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, स्नाइपर्स पकड़े गए हैं। नेपाल में पशुपतनाथ पर हिंदू चढ़ेगा, पशुपतनाथ पर कन्वर्टेड मियाँ चढ़ा। नेपाल का मैं नेपाल में जब भूकंप आया था 2015 में, मैं स्वामी रामदेव जी के साथ वही थी, उन लोग का जो धैर्य, जो शीतलता, जो गांधीर्य, संकट के समय एकदम स्थिरता के साथ काम करना देखा है। ये जो मारकाट हुआ वहां कौन किया? वही सीआईए, वही कम्युनिस्ट पार्टी, वही सब मियाँ सब, वही स्नाइपर, वही उत्पाती, वही विदेशी, ऑल ऑफ ए सडन खटाखट। कर कौन रहा है? कांग्रेसी, जिसका लीडर राहुल गांधी लिख के कह रहा है कि मैं भारत के जेनजी से, जेनजी नहीं, जेनजी कवर रहेगा, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को ना कोई मारेगा, ना कोई काटेगा, ना कोई मुकदमा चलाएंगे तो जेल भेजेंगे, कुछ ना करेंगे। तो नन्हे दुधमुहे बच्चों को जेनजी बोल के सामने रखो, और पीछे से सारे हिंसक देशद्रोही समूह और विदेशी समूह सक्रिय हो जाओ। तो मुझे पता है कि भारत सरकार अनेक एक्शन ले रही है और हैंडल कर लेगी। जब 370 ही हैंडल कर लिया, तो यासीन मलिक, और यासीन मलिक को मैंने लफंगा क्यों कहा, वो क्या क्या तो नाम थे, कोई बुरहान बानी, ये कौन कौन, ये छोकरे आतंकवाद के हीरो बन गए। क्यों? केंद्र सरकार काम कर रही है, फ्रंट पर इन छोकरों को रख रही, यासीन मलिक को सारा सपोर्ट प्रोटेक्शन दे रही है, मार काट हिंसा का। वो बुरहान वानी को राम जाने कौन कौन कितने हैं। कांग्रेस साथ शासित स्टेट प्रोटेक्शन में सारा का सारा इस्लामिक दंगा और टेररिज्म। तो अब हम लोग सोनम वांगचुक का नाम आज से कर दें यासीन मलिक 2, सीधे सीधे सोनम वांगचुक उसको कहना बंद करें। और दूसरा एक जो ये लोग भयंकर काम कर रहे हैं, मियाँ हो जा रहे हैं, क्रिश्चियन हो जा रहे हैं, और सब नाम रख रहे हैं, हिंदू नाम, भारतीय नाम, और ये जितने नौ बौद्ध बैठे हैं देश में, इन नौ बौद्धों के रोवा नहीं निचुड़ता है कि लद्दाख में 1.25 लाख, मोर देन 50% बौद्धों को मार के, काट के, अत्याचार से, बलात्कार से पापांतरित करा दिया। तो जो मोटी बात हम कहने जा रहे हैं, इसको 2-4 चीज हम और कहने जा रहे हैं। जहां आप लोग देखें कोई आदमी या कोई स्त्री गांधी जैसा ड्रामा कर रहा है, मायने भूख हड़ताल, आमरण अनशन, राम नाम का आश्रय,
भिखमंगों जैसा कपड़ा पहनना, अपने को संत महात्मा दिखाना, फटीचर की तरह रहना। फटीचर का वेशभूषा लेने का मतलब है पीछे कैसे भी, कितने भी घटिया तरह की सेक्सुअल परवर्सिटी में लिप्त होने को उससे छिपाना। और पर्यावरण का झंडा जो उठा के चले, तुरंत उसको शंका की नजर से देखिए, क्योंकि संपूर्ण हिमालय क्षेत्र क्या है, चीन नहीं है भाई, तिब्बत है। कैसा तिब्बत? जैसा उत्तर प्रदेश है, जैसा बिहार है, जैसा बंगाल है। तिब्बत भारत था, भारत है आज की तारीख में। तिब्बत पर कम्युनिस्ट पार्टी का जो कब्जा है, चीन का कब्जा नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा है। वो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार गैर कानूनी है। भारत के एक देशद्रोही प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया है, जिसको एक दिन पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव के साथ रद्द किया जा सकता है। किसी को कोई अधिकार नहीं है, ना पार्लियामेंट को, ना प्राइम मिनिस्टर को, ना प्रेसिडेंट को, भारत के हिस्सों को दे दिया जाए। जैसे 65 की लड़ाई के बाद, जहां तक मुझे याद है 66 में शायद, स्वर्ण सिंह को ये, इससे कोई बातचीत, 62 की लड़ाई के बाद शायद अमेरिका से निक्सन से बातचीत हुई थी। तो जो आज ये पीओके वाला क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान को हैंडओवर होना था। फिर कैसे कैसे घटनाक्रम बदला और मामला बदल गया। तो मेरे भाषण का सार ये है, समस्त हिमालयन क्षेत्र दो की नजर पर है। पाकिस्तान ढलते हुए, गिरते हुए इलीगल नेशन स्टेट अमेरिका का CIA, पेंटागन, डीप स्टेट और कम्युनिस्ट पार्टी चीन वाली, दोनों के नजर पर है। इस संपूर्ण क्षेत्र में जो पर्यावरण का झंडा लेके खड़ा हो, तुरंत उसको शंका की नजर से देखो। पूरी संभावना है कि ये वो है देशद्रोही और बाकी, इसको डीपी स्टेट कह लो, डीप स्टेट का एजेंट। दूसरा, जहां ये सब फंडिंग वंडिंग का मामला है और वो आदमी जरूरत से ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है, ये मीडिया पर उसका फोकस ज्यादा है, मान लो ये भावी देशद्रोही होने वाला है, एजेंट होने वाला है। और इसी तरह का और बहुत सा चीज पंकज जी भी बता देंगे। मेरे तो गुस्सा आता है तो ज्यादा आने लगता है। तो सार ये है, कन्वर्जन को पोस्ट डेटेड इफेक्ट से खत्म किया जाए। कन्वर्जन वही वैलिड है जहां एक जगह से दूसरे जगह जो व्यक्ति जा रहा है, पापांतरण जो कर रहा है, उसको दोनों सिस्टम को पूरी तरह पढ़ने का, समझने का समय मिला, उसने पढ़ा, समझा और फिर कॉन्शियस निर्णय लिया, तब तो वो कन्वर्जन है। बाकी तो बल है और छल है। तो ये जो भी बल छल से है वो सब इलीगल डिक्लेयर हो। और ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए पक्षपाती, अक्षम, भ्रष्ट जज जो कोलोजियम सिस्टम से आए हैं और जिसने हमारे सुप्रीम कोर्ट के श्रेष्ठ न्यायाधीशों को कलंकित किया है और हमारे सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन को धूमिल और कलंकित किया है, इन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई किया जाए। क्यों भाई? वे भारत सरकार के वेतन भोगी नौकर है और सबसे ज्यादा, और इनको वेतन कौन दे रहा है? हम सब लोग। और एक चीज और, ये जो पूरा हिमालयन क्षेत्र है, स्वाभाविक है अपने क्लाइमेट के कारण फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली उतना समृद्ध नहीं है जितना शेष भारत है। तो शेष भारत के नागरिक लगातार इस पूरे के पूरे हिमालयन बॉर्डर क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत,
जब तक तिब्बत हमारे पास था, और अभी भी तिब्बती जो भारत में रह रहे हैं। और उधर जाइए तो ये मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये सब को धन हम भारतीय नागरिक भेज रहे हैं। क्यों? वो हमारे भाई और बंधु हैं। लेकिन जिस दिन वो मुसलमान और ईसाई होता है, उसी दिन वो शत्रु हो जाता है। ऐसा किसने कहा है? विवेकानंद जी ने कहा है, श्री अरविंद ने कहा है, और पता नहीं किसने किसने कहा है। और कोई ना भी कहता, हम आंख से देख रहे हैं। ये सोनिया गांधी क्रिश्चियन, ये राहुल गांधी क्रिश्चियन, पूरी कांग्रेस पार्टी में सारे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए क्रिश्चियन, इनमें अधिकांशतः देशद्रोही हो जाते हैं, अधिकांशतः। और जो मियाँ देशभक्त हैं, पूछ के देखो, मियाँ बिरादरी उसको मुनाफिक मुशरिक कहती है, मानती है, कि मोमिन मान। जो मुनाफिक मुशरिक हो जाते हैं, जो अपने मूल धर्म के जड़ों को छोड़ नहीं पाते हैं, जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, जैसे हमारे अब्दुल हमीद, और ऐसे अनेक। तो जो बात मैं पूरी कर रही हूँ, इस समस्त सीमा क्षेत्र पर ऐसे यासीन मलिकों, सोनम वांगचुकों को पकड़ पकड़ के, जो कुछ उचित हो, पता नहीं जेल में डालना उचित है कि उन पर नजर रखना उचित है, उनकी कुटाई उचित है, या जो भी उचित हो, वो कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मान के चलिए, अगला 2 3 4 5 साल हमारे घर के बगल में, हमारे मोहल्ले में कोई एक सोनम वांगचुक बैठा होगा, कोई यासीन मलिक बैठा होगा। वो हो सकता है मेरा अपना भतीजा हो सकता है मेरे बेटे का दोस्त हो सकता है मेरी बिटिया की सहेली हो। हम सबको अत्यंत सावधान रहना पड़ेगा इन सारे सोनम वांगचुकों से।